अगले ओलंपिक्स में मैं ही हिंदुस्तान को पहलवानी में मेडल दिलाऊंगा, वो भी सोने का। इंडिया का कोड है? हमें नहीं मिलता इंडिया का कोड, कमाना पड़ता है। दोस्तों, जिस साल भारत में परमाणु परीक्षण हुआ था, वही उसी साल टेनिस स्टार रॉजर फेडरर का जन्म 8 अगस्त 1981 को स्विट्जरलैंड के बासेल में स्विस पिता रॉबर्ट फेडरर और दक्षिण अफ्रीका की मां लिनेट डुरेंट के घर हुआ था। फेडरर ने कम उम्र में ही खेलों में रुचि ले ली। 8 साल की उम्र में टेनिस और सॉकर खेल रहे थे वे। 11 साल की उम्र तक वो स्विट्जरलैंड में श्रेष्ठ 3 जूनियर टेनिस खिलाड़ियों में शामिल थे। दोस्तों, 12 साल की उम्र में उन्होंने अन्य खेलों को छोड़ने और टेनिस पर अपने सभी प्रयासों पर ध्यान केंद्रित करने का फैसला किया। 14 साल तक वो पूरी तरह से खेल में डूब गए थे। प्रति माह 2 या फिर 3 टूर्नामेंट खेलते थे और सप्ताह में 6 घंटे अभ्यास करते थे। साथ ही 3 घंटे तक की कंडीशनिंग भी करते थे। स्ट्रेंथ कंडीशनिंग में कुछ ऐसी एक्सरसाइजेस और ट्रेनिंग शामिल हैं जिनका निरंतर अभ्यास कराते हुए खिलाड़ियों की ताकत, ऊर्जा, बुद्धिमत्ता और ध्यान केंद्रित करने की क्षमता को बढ़ाया जाता है ताकि वो अपने लक्ष्य को आसानी से प्राप्त कर सके। स्ट्रेंथ कंडीशनिंग ट्रेनिंग खिलाड़ियों को ताकत प्रदान करने के साथ साथ मांसपेशियों का लचीलापन और गति बढ़ाती है। ये पोस्चर सही करती है, जोड़ों को मजबूती देने के साथ ही एक नया मूवमेंट पैटर्न सिखाती है। इससे शरीर का बैलेंस अच्छा होता है, जोड़ों का आपसी तालमेल भी सही रहता है, मांसपेशियों और हड्डियों को मजबूती प्रदान करती है, शरीर में वसा की मात्रा को कम करती है, चोट लगने के जोखिम को कम करती है। दोस्तों, अपने काम को पूर्ण करने के लिए रॉजर फेडरर अक्सर अपने आइडल बोरिस बेकर और स्टीफन एडबर्ग की नकल करते थे। 14 साल की उम्र में फेडरर स्विट्जरलैंड में राष्ट्रीय जूनियर चैंपियन बन गए और उन्हें इकुलेंस में स्विस नेशनल टेनिस सेंटर में प्रशिक्षण के लिए चुना गया। दोस्तों, जिस साल भारत में मद्रास का नाम बदल करके चेन्नई रखा गया था ना, उसी साल जुलाई 1996 में अंतर्राष्ट्रीय टेनिस महासंघ के जूनियर टेनिस सर्किट में शामिल हुए वे और 16 साल की उम्र तक उनका पहला टूर्नामेंट था। 1998 में जहां एक तरफ भारत में अटल बिहारी वाजपेयी दूसरे प्रधानमंत्री बने, वहीं इसी साल फेडरर ने जूनियर विंबलडन खिताब और ऑरेंज बाउल जीता। उन्हें ITF वर्ल्ड जूनियर टेनिस चैंपियन ऑफ द ईयर के रूप में चुना गया था। दोस्तों, फेडरर ने 1998 में विंबलडन लड़कों के एकल और युगल में खिताब जीते और उस वर्ष बाद में पेशेवर बने। 2001 में जब भारत की संसद पर हमला हुआ, उसी साल विंबलडन में उन्होंने चौथे दौर में मौजूदा एकल चैंपियन पीट सैम्प्रास को हराकर सनसनी फैला दी थी। 2003 में एक सफल सीजन के बाद फेडरर ग्रैंड स्लैम खिताब जीतने वाले पहले स्विस व्यक्ति बने जब वे विंबलडन में विजयी हुए। दोस्तों, ईयर 2004 की शुरुआत में फेडरर की विश्व रैंकिंग नंबर 2 पर थी और उसी वर्ष उन्होंने ऑस्ट्रेलिया ओपन, US ओपन, ATP मास्टर्स जीता और विंबलडन एकल खिताब बरकरार रखा। 2005 की शुरुआत में उन्हें नंबर 1 स्थान दिया गया था। फेडरर 2004 से 2008 तक अपनी नंबर 1 रैंकिंग पर कायम रहे। 2006 और 2007 में उन्हें ऑस्ट्रेलिया ओपन, विंबलडन और US ओपन में एकल चैंपियनशिप जीती। ग्रेसफुल एथलेटिसिज्म ने एक प्रतिमान फेडरर को 2005 से 8 से लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर के रूप में नामित किया गया था। ईयर 2008 में फेडरर ने US ओपन में स्कॉटिश खिलाड़ी एंडी मरे को हराया। ये उनकी 5वीं US ओपन जीत थी। हालांकि वो वर्ष फेडरर के करियर में एक कठिन समय साबित हुआ। वो फ्रेंच ओपन और विंबलडन दोनों में प्रतिद्वंदी राफेल नडाल से हार गए और ईयर 2008 के ऑस्ट्रेलियन ओपन में एक अन्य युवा स्टार नोवाक जोकोविच से हार गए। उनकी रैंकिंग भी 4 साल में पहली बार नंबर 2 पर खिसक गई। दोस्तों, ईयर 2009 का सीजन स्विस स्टार के लिए यादगार रहा। उन्होंने रॉबिन सोडरलिंग को हराकर फ्रेंच ओपन जीता और करियर ग्रैंड स्लैम पूरा किया और एक एपिक विंबलडन फाइनल में एंडी रोडिक को हराकर रिकॉर्ड 15वें ग्रैंड स्लैम एकल खिताब के लिए सैम्प्रास को पीछे छोड़ दिया। दोस्तों,
फेडरर 2 अन्य प्रमुख टूर्नामेंट के फाइनल में भी पहुंचे। जी हां, ऑस्ट्रेलियन ओपन में नडाल के 5 सेटों में और यूएस ओपन में जुआन मार्टिन डेल पोत्रो से हार गए। उनके शानदार ऑलराउंडर खेल में उन्हें दुनिया की नंबर 1 रैंकिंग हासिल करने में सक्षम बनाया। दोस्तों, फेडरर का करियर ईयर 2012 में एक बार फिर आगे बढ़ा जब उन्होंने एंडी मरी को हराकर रिकॉर्ड 7वां विंबलडन एकल खिताब जीता। इस जीत ने 30 वर्षीय टेनिस स्टार को नंबर 1 स्थान पर लौटने में मदद की और साल के अंत तक उन्होंने विश्व रैंकिंग में कुल 302 सप्ताह के साथ एक रिकॉर्ड स्थापित किया। दोस्तों, ईयर 2012 के बाद उन्होंने क्या हासिल किया और कैसे सिचुएशंस को सुलझाया, हम आने वाले वीडियो में आपको जरूर बताएंगे। साथ ही ऐसे ही किसी खिलाड़ी की कहानी हमें दंगल 2 में देखने को मिल सकती है। आपको आज का वीडियो कैसा लगा हमें फटाफट से बताइए कमेंट सेक्शन में, और जाते जाते इस वाली वीडियो को कर दीजिए लाइक और शेयर, और मुझे यानी श्रुति को दीजिए इजाजत। नमस्कार।